नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव। स्वागत है आप सभी का फिलोसफिकल इंजीनियरिंग में। दोस्तों, हम आज अपना लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलोसफी, जिसमें हमने भारतीय और पाश्चात्य दोनों परिप्रेक्ष्यों को समझा था, दोनों पर्सपेक्टिव को समझा था। अब हमने दूसरे लेक्चर में क्या किया था? दूसरे लेक्चर में हमने प्रत्येक दर्शन को समझने के लिए हमने 3 भाग में उनको बांट लिया था। पहला भाग था तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स, दूसरा भाग था एपिस्टेमोलॉजी अर्थात ज्ञान मीमांसा, और तीसरा था एक्सियोलॉजी अर्थात मूल्य मीमांसा। तो पहला भाग तो हमने कंप्लीट कर लिया था, अर्थात तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स हमने कंप्लीट कर लिया था। अब बचे हैं हमारे 2 भाग, जिनको हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, जिसमें से पहला है एपिस्टेमोलॉजी, दूसरा रहेगा मूल्य मीमांसा अर्थात एक्सियोलॉजी। यह हम 3 भाग बनाते क्यों हैं? अब देखिए, दर्शन शास्त्र बहुत ही जटिल विषय है। अब उसको समझने के लिए हमें उसको 3 भागों में बांटना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पहले तो उसकी तत्व मीमांसा जानिए कि मेटाफिजिक्स क्या है, फिर उसकी ज्ञान मीमांसा को जानिए, फिर उसके मूल्य मीमांसा को जानिए। बिना इनको जाने आप संपूर्ण दर्शन के पर्सपेक्टिव को समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए इनको जानना आवश्यक है। काफ़ी विलंब के बाद यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत अधिक व्यस्तताओं के कारण यह कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन अब से हम कंप्लीट करने का इनको प्रयास करेंगे। चलिए इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ हम दर्शन शास्त्र के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए पार्ट 2 का ज्ञान मीमांसा कंप्लीट करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। अब देखिए, मीमांसा शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था। मीमांसा का अर्थ होता है विवेचना करना या व्याख्या करना। तो ज्ञान की व्याख्या या विवेचना करना, डिस्क्राइब करना, किसको? नॉलेज को। ज्ञान मीमांसा, इस शब्द का प्रयोग प्रायः प्रमाण मीमांसा के लिए भी किया जाता है, जिसको आंग्ल भाषा में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। यह 2 शब्दों को मिलाकर बना है। पहले जान लीजिए कि बहुत सारे दार्शनिक ऐसे हैं जिन्होंने ज्ञान मीमांसा को प्रमाण मीमांसा के नाम से कहा है। उनका मानना है कि प्रमाण मीमांसा ना कहकर उसको ज्ञान मीमांसा कहिए, और बहुत सारे दार्शनिक ऐसे हैं जिनका कहना है कि ज्ञान मीमांसा ना कहकर इसको प्रमाण मीमांसा कहिए। लेकिन अब जान लेते हैं, इसके ऊपर तो आगे चर्चा करेंगे ही। अब जान लीजिए कि यह शब्द एपिस्टेमोलॉजी किन 2 शब्दों को मिलाकर बना है। पहला है एपिस्टेमे, जिसको कहते हैं नॉलेज अर्थात ज्ञान। दूसरा है लॉजी, जिसको कहते हैं साइंस अर्थात विज्ञान। इसी को आधार मानकर एपिस्टेमोलॉजी को ज्ञान का विज्ञान भी कहा जाता है। अब ज्ञान का विज्ञान किसे कहा जाता है, यह भी एक प्रश्न बनता है, और इस प्रश्न का उत्तर यही है कि ज्ञान मीमांसा को ज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। जेम्स फ्रेडरिक फेरियर ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया, तो इसको शब्द को देने वाले जेम्स फ्रेडरिक फेरियर हैं। यह भी एक प्रश्न बन जाता है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलें। ज्ञान मीमांसा का क्षेत्र। ज्ञान मीमांसा को समझने के लिए नीचे लिखे हुए कुछ क्षेत्र हैं जिनको जानना आवश्यक है। ज्ञान की उत्पत्ति, नॉलेज की उत्पत्ति होती कैसे है, अर्थात कैसे नॉलेज उत्पन्न होती है। ज्ञान का लक्षण या स्वरूप। अब देखिए, किसी का नाम लेकर किसी को जाना जा सकता है। मान लीजिए कोई रमेश है, उसका नाम लेकर उसको जाना जा सकता है। क्या ज्ञान भी ऐसा ही है कि उसका नाम लेकर उसको जान ले? नहीं। ज्ञान का जो लक्षण है वह अलग ही स्वरूप को प्रदर्शित करता है। अब किसी बीमारी के लक्षणों को देखकर ही तो बीमारी का पता लगता है, ऐसे ही ज्ञान का क्या लक्षण है, उसका क्या स्वरूप है, इसको देखे और जाने बिना ज्ञान को समझना संभव नहीं है। यहाँ पर हम इसी प्रकार की चर्चा करेंगे। ज्ञान के प्रकार। अब ज्ञान कितने प्रकार का हो सकता है, इन पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। ज्ञान का परम लक्ष्य। अब देखिए, एक तो ज्ञान हो सकता है, इस प्रकार से समझ लीजिए कि एक ज्ञान का लक्ष्य हो सकता है, किसी एग्जाम की तैयारी की, पास हो गए, उसका लक्ष्य प्राप्त हो गया। ज्ञान का लक्ष्य क्या था? उस ज्ञान का लक्ष्य एक सामान्य लक्ष्य था, परम लक्ष्य नहीं था। अर्थात पास होना, किसी एग्जाम को क्रैक करके जॉब प्राप्त कर लेना, ये केवल आजीविका का लक्ष्य हो सकता है, ज्ञान का परम लक्ष्य नहीं हो सकता। अब ज्ञान का अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल क्या है, इसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे। ज्ञान की प्रामाणिकता एवं अप्रामाणिकता। ज्ञान अर्थात नॉलेज वैलिड है या इनवैलिड है, कैसे, इसको समझिए। अब दर्शन शास्त्र में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है, सीपी। एक सीपी आपने देखी होगी, नदी और समुद्र के किनारे एक सीपी कोई पदार्थ या तत्व होता है जो कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर चमकता है। अब चांदी भी उसी प्रकार से चमकती है, तो कई बार व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर चांदी पड़ी हुई है। वस्तुतः तो वह होती है केवल सीपी, लेकिन प्रकाश से प्रकाशित होकर, अर्थात सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर वह भ्रम पैदा करती है, अर्थात वह एक इनवैलिड नॉलेज प्रदान करती है। अर्थात व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि यह सीपी ना होकर चांदी है, लेकिन वस्तुतः वह क्या है? सीपी है। तो इसको इनवैलिड नॉलेज करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, एक इनवैलिड नॉलेज को वैलिड नॉलेज में तब्दील कर दे रहे हैं। इस कारण से हम ज्ञान की प्रामाणिकता एवं अप्रामाणिकता को भी समझेंगे। तो प्रत्येक पदार्थ ऐसे ही है। अब जितना भी हमें समस्त जगत या सृष्टि ये दिखाई दे रही है, जितना भी मेटा वर्ल्ड है, यह प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है, इनके ऊपर भी हम चर्चा
करेंगे। प्रमाता और प्रमेय का संबंध। अब देखिए, प्रमाता कहते हैं उसको जो कि ज्ञान को जानने वाला है, अर्थात ज्ञान को जानने की इच्छा करने वाला है, और प्रमेय वो चीज़ें होती हैं जिनको वह जानना चाहता है। ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है दर्शन शास्त्र में, इनको भी हम बहुत बारीक ढंग से समझेंगे। आइए आगे चलते हैं। देखिए, जो चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी कि कुछ दार्शनिक ज्ञान मीमांसा को प्रमाण मीमांसा भी मानते हैं। तो प्रमाण मीमांसा के ऊपर देखें, चर्चा करें तो प्रमाणों की व्याख्या करना। प्रमाण मीमांसा का अंतर्भाव भी ज्ञान मीमांसा में ही किया जाता है। तो ज़्यादातर दार्शनिक ऐसे हैं जो कि इसी के अंदर अर्थात ज्ञान मीमांसा के अंदर ही इसको इंक्लूड कर लेते हैं। प्रमाण मीमांसा अर्थात जहाँ प्रमाणों की विवेचना या व्याख्या की जाती है। अब देखिए, प्रमाण को समझने के लिए, इसको ना थोड़ा सा समझने के लिए देखिए, स्क्रीन पर देखिए कि हम इसको बीच में से हटा लेते हैं ऐसे, तो हमारे पास शब्द निकल कर आएगा प्रमा, और आगे न अलग हो जाएगा। तो प्रमा भी एक अर्थ को लेकर आता है, जिसका अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। अर्थात जो वैलिड नॉलेज है उसको क्या कहेंगे? प्रमा कहेंगे। और उस वैलिड नॉलेज को जानने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम क्या कहेंगे? प्रमाण कहेंगे। अर्थात यह जानने के लिए इसका एक उदाहरण बताऊं आपको। जो कोर्ट होती है वहां पर क्या किया जाता है? जज एविडेंस अपने सामने मंगवाते हैं ताकि उन एविडेंस के माध्यम से किसी को दोषी ठहराया जा सके या उसको विमुक्त किया जा सके। तो किसी को विमुक्त करना और दोषी ठहराना यह किनके हाथ में होता है? प्रमाणों के। तो प्रमाण ऐसे साधन है जो कि हमें वैलिड नॉलेज तक लेकर जाते हैं। अगर प्रमाण सही नहीं है, अगर प्रमाण ही गलत है, तो नॉलेज क्या रहेगी? इनवैलिड रहेगी। अगर कोई सही एविडेंस नहीं आता सामने तो किसी को दोषी ठहराया जा सकता है, अर्थात वह प्रमाण जो है इनवैलिड नॉलेज को प्रेजेंट कर रहा है। तो प्रमाण यथार्थ ज्ञान को प्रदर्शित करने वाला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें यथार्थ ज्ञान तक पहुंचाता है। ठीक है। भारतीय दर्शन शास्त्रों में प्रमाणों की संख्या भिन्न भिन्न मानी गई है। अब देखिए, कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। कुछ प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को भी मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण वो होते हैं जिनको हम सामने से देखकर कह सकते हैं कि यह वस्तु ये है। रमेश को देखकर कहा कि यह रमेश है, कि क्या प्रमाण ये रमेश है? कि मुझे सामने से दिख रहा है कि यह रमेश है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अनुमान स्वरूप स्वीकार किया जाता है, जैसे कि धुएं को देखकर आग का अनुमान कर लिया जाता है। जहाँ धुआं है वहाँ आग अवश्य ही होगी। तो केवल और केवल आग का अनुमान हम धुएं को देखकर भी कर सकते हैं, यह अनुमान प्रमाण हुआ। ऐसे ही प्रत्येक भारतीय दर्शन अपने प्रमाणों की संख्या को लेकर अलग अलग मत रखते हैं। अब उनकी क्या संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि हमारे विषय का ही एक भाग रहेगा। आगे देखें, जो दूसरा भाग था आज के पार्ट 2 का, जो दूसरा भाग था वो था मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी। मूल्य मीमांसा को आंग्ल भाषा में अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सियोलॉजी कहा जाता है। यह दो शब्दों को मिलाकर बना है, एक्सियोस प्लस लॉजी। एक्सियोस का अर्थ है वैल्यू अर्थात मूल्य, लॉजी का अर्थ है साइंस अर्थात विज्ञान। अतः इसे मूल्य विज्ञान या मूल्य मीमांसा कहा जा सकता है। ऐसी जगह जहाँ पर मूल्यों की चर्चा की जाती है उसे मूल्य मीमांसा कहते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पॉल लेपी ने किया था। तो पॉल लेपी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मूल्य मीमांसा अर्थात एक्सियोलॉजी इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यह भी एक प्रश्न बनता है। आगे देखिए, मूल्य मीमांसा का क्षेत्र। मूल्य मीमांसा का क्या क्षेत्र है, अर्थात कैसे उसको समझें? तो इसके अंतर्गत मूल्यों का स्वरूप, मूल्यों का क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है, कैसे हम मूल्यों को समझ सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। मूल्यों के प्रकार अर्थात वैल्यूज कितने प्रकार की होती हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी। मूल्यों का ज्ञान अर्थात जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्थात उनका ज्ञान कैसे किया जाए, कैसे समझे कि ये मूल्य है कि नहीं है, तो इसकी चर्चा की जाएगी। समाज के साथ उनका संबंध। अब मूल्य समाज के साथ कैसे संबंध रखते हैं, अर्थात कैसे जुड़े हुए हैं मूल्य समाज के साथ, क्या समाज के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, इनके ऊपर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आगे देखें, मूल्य मीमांसा को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब यह जो मूल्य मीमांसा है इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला भाग है आचार मीमांसा, जिसको इथिक्स कहते हैं। अब यूपीएससी मेंस में इथिक्स भी एक सब्जेक्ट जुड़ जाता है। उसके लिए यह बहुत अधिक ज़रूरी है कि दर्शन शास्त्र को लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर इथिक्स के ऊपर बहुत अधिक चर्चा की गई है। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। बहुतायत दार्शनिकों ने आचार मीमांसा को नैतिक शास्त्र या कर्तव्य शास्त्र की संज्ञा दी है। बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं जो कि आचार मीमांसा को नैतिक शास्त्र या कर्तव्य शास्त्र मानते हैं। अर्थात कर्तव्य अर्थात हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इन सभी बातों को एथिक्स में जाना जाता है। आचार मीमांसा को आदर्श समाज की स्थापना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ कहा जा सकता है। अर्थात एक आइडियल जो हमारी सोसाइटी है उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ कौन होता है?
आचार मीमांसा, अर्थात हमारे आचार विचार कैसे हैं यह निर्धारित करेगा कि हमारा समाज आदर्श है या आदर्श नहीं है। इसे सोशल इंजीनियरिंग की तरह आधुनिक रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत समाज में प्रचलित अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, नैतिक अनैतिक आदि मूल्यों पर विचार किया जाता है। यहाँ पर इसको सोशल इंजीनियरिंग के रूप में भी देखा जाता है। कैसे कि समाज को अगर हमें ऊंचाइयों तक लेकर जाना है तो हमें अच्छे और बुरे विचारों का ज्ञान होना चाहिए, शुभ और अशुभ कर्मों का ज्ञान होना चाहिए, नैतिक और अनैतिक जो विचार हैं, जो कर्तव्य हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बिना यह जाने और बिना उनके वैल्यूज़ जाने हम अपने समाज को आदर्श समाज नहीं कह सकते। और जब हम अपने समाज को बुराइयों की ओर लेकर जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, केवल और केवल बुरी बातों को सोचेंगे, अशुभ काम करेंगे और अनैतिक विचार रखेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें बैलेंस और आगे बढ़ने की तत्परता, यही सोशल इंजीनियरिंग है और यही हमें क्या करती है, अच्छे और बुरे समाज की ओर लेकर जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार की चर्चा की जाएगी। देखिए, मैं आपको एक थोड़ा टेक्निकल ढंग से इसको समझाता हूँ। अब आपको पता ही होगा कि कुछ समय पहले ही ह्यूमैनिटीज़ जो सब्जेक्ट है वह है इंजीनियरिंग में, और हाँ, इंजीनियरिंग में इंक्लूड किया गया है। कारण ये रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे देश के युवा हैं वो इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते हमारी वैल्यूज़ से, हमारी इथिक्स से अलग ना हो जाए। जिस प्रकार से मान लीजिए किसी कार है, कार का उदाहरण लेते हैं कि कार में गियर एक ऐसी चीज़ होती है। अब गियर से हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, स्टीयरिंग से, गियर से, ये ऐसी चीज़ होती है जो कि उसको कंट्रोल करने का काम करती है। जो मोटर फंक्शन कर रही है आगे बढ़ने के लिए, उसको हम उससे कंट्रोल करते हैं। तो हमारी जो इथिक्स है वह भी समाज में कंट्रोल करने का काम करती है। अब मान लीजिए गाड़ी चल पड़ी है और स्टीयरिंग कंट्रोल में नहीं है, गियर कंट्रोल में नहीं है, ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी गाड़ी कहीं ना कहीं अनियंत्रित होकर हमें क्या करेगी, हानि ही पहुंचाएगी। समाज भी इसी प्रकार से होता है कि हमारी जो इथिक्स वैल्यूज़ होती हैं ये हमें बैलेंस करके एक सही रास्ते पर लेकर जाती हैं। तो ये उदाहरण है इसको सही समझने के लिए। आगे चलें। इसका जो दूसरा भाग है मूल्य मीमांसा का, वो है तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र दर्शन शास्त्र का एक ऐसा भाग है जो इस विषय को वर्तमान युग में भी और अधिक प्रासंगिक बनाए हुए है। देखिए, तर्कशास्त्र के बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। तर्कशास्त्र के अंतर्गत तर्क का स्वरूप, तर्क के प्रकार, तर्क की प्रामाणिकता, तर्क का लक्ष्य, इन पहलुओं के ऊपर यहाँ चर्चा की जाती है। देखिए, वैसे तो ये कंप्लीट हो गया है। तर्कशास्त्र के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा अपना जो मानना है, मैंने इसमें एक चीज़ देखी है कि तर्क को हम पूर्ण रूप से वैलिड नहीं कह सकते, अर्थात हम उसको यथार्थ नहीं कह सकते। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने आकर कहा कि पृथ्वी गोल है, तो जब तक लोगों को नहीं पता है कि पृथ्वी गोल है, वो तब तक उस व्यक्ति के तर्कों को सही मानते रहेंगे, क्योंकि उसने बहुत सारे उदाहरण देकर कहा कि पृथ्वी गोल है। लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कि अपने उदाहरण है ना, अपने फिजिक्स के लॉज के बारे को देखते हुए वो क्या बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी चपटी है अपने ध्रुवों पर 23 सही 1/2 के आधार पर। अब लोगों ने कहा कि पहले वाला व्यक्ति सही नहीं है, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो आप एक बात देखिए कि पहले वाला व्यक्ति जो है अपने तर्कों से एक बात को सिद्ध करता है, उसकी बात को काटकर दूसरा व्यक्ति सिद्ध करता है, तो पहले वाले की बात गलत हो जाती है। अब जब दूसरे वाले को हमने मान लिया कि हाँ ये भी सही है, कोई तीसरा व्यक्ति आकर कहेगा कि नहीं ये भी सही नहीं है, 23 सही 1/2 भी नहीं झुकी हुई है, वो अपने तर्कों से इसके तर्कों को काट दे और अपना तर्क स्थापित कर दे, तो इतने दिनों तक हमने जिस तर्क को स्वीकार किया, माना, इसका मतलब है हमने गलत चीज़ को मान लिया। तो हम कैसे किसी लॉजिक को वैलिड कह सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता कि भविष्य में आकर उस लॉजिक को भी कोई काट दे। तो इसीलिए तर्क को कभी भी एक सही नॉलेज के रूप में नहीं देखा जाता। भाई मैं तो नहीं मानता, आगे का लोगों का पता नहीं है, जैसे तर्कशास्त्र को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, देना भी चाहिए, ये बुद्धि लब्धि बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे मानने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। एक और विषय है, थोड़ा वो जान लीजिए। इंडियन लॉजिक, भारतीय तर्कशास्त्र। फॉर्मर चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने तर्कशास्त्र कहे जाने वाले भारतीय न्याय दर्शन के बारे में क्या कहा। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है IAS, PCS, PSC और नेट एग्जाम के लिए।